Good morning to all, dear students. Myself गोविंद सिंह, और जो मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका तीसरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है मटेरियल साइंस, जिसको शॉर्टकट में एमएस भी बोलते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, वो हम टीच करेंगे आपको। जो मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है बेसिकली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो जो इसमें हम बात करेंगे वो इंजीनियरिंग मटेरियल के बेस ऊपर करेंगे, और उनकी जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हमें जो इंजीनियरिंग फील्ड में मटेरियल्स चाहिए तो उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कौन सा है, किसके बेस पे हम उसकी सिलेक्शन करेंगे, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, अगर साथ में इंजीनियरिंग लग गया तो इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल है, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, उसको हमने इंजीनियरिंग फील्ड में हमने यूज़ करना है। एक तो होता है मटेरियल, अगर इंजीनियरिंग मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जिसको हम इंजीनियरिंग फील्ड पे हमने यूज़ करना चाहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंसेस विच आर यूजफुल इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आर कॉल्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में जिसका यूज़फुल होता है उसको बोलेंगे हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स। और जो उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंसिडरेशंस। सबसे पहले उसमें क्या है कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बेस पे अगर उसको सिलेक्ट करें तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सबसे पहला है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको सिलेक्ट करें तो सबसे पहले इसमें आ जाती है कि वो जो मटेरियल हम यूज़ करना है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो कितना जो उसके ऊपर फोर्स है उसको विथस्टैंड कर सकती है, कितना लोड है उसको, यानी कि कितने लोड अगर उसके ऊपर अप्लाई करें तो उसका जो फ्रैक्चर है वो नहीं होगा। ठीक है, मान लो किसी भी वो अगर उसका लोड होता है तो या उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है तो जो उसकी जो रेजिस्टिंग पावर है, चाहे वो टेंसाइल फोर्स के ऊपर है, चाहे वो शेयर फोर्स के ऊपर है, तो जो उसकी जो रेजिस्टिंग पावर है मटेरियल की, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी हम बोलेंगे कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। और उसकी जो डक्टिलिटी है वो क्या है, टफनेस है क्या है, हार्डनेस क्या है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, ये सब कुछ, ये जो करेक्टर हैं ये मैकेनिकल ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बेस पे हम जो मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे कि जो हमें जिस फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें को जो मटेरियल है उसकी हार्डनेस कितनी चाहिए, टफनेस कितनी चाहिए, डक्टिलिटी कितनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशो क्या चाहिए, यानी कि अगर जो उसकी स्ट्रेंथ है पर यूनिट वेट वो हमें कितनी चाहिए। दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे उसके आगे डेंसिटी आ गई, स्पेसिफिक हीट आ गई, थर्मल एक्सपेंशन आ गया, कंडक्टिविटी आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये होता है कि उसकी हम डेंसिटी है कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल है, थोड़ा इससे हटके एग्ज़ाम्पल है, जैसे आपका मरकरी है। अगर हम मरकरी की जगह हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है वो मरकरी की बजाय क्या है, कम है। तो हम उसको थर्मामीटर में अगर यूज़ करेंगे तो जो डेंसिटी मरकरी की है तो मरकरी वहाँ पे सूट करता है। ठीक है, इसी तरह अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से ये आपके जो सामने है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, थर्मल एक्सपेंशन है, कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, एक्सेट्रा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि हमें जिस फील्ड में यूज़ कर रहे हैं उनमें उनमें से हमें इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या चाहिए, उसके बेस पे इसको मटेरियल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई, उसकी ऑक्सीडेशन आ गया, क्रोजन आ गया, प्रेमेबिलिटी आ गया, टॉक्सिसिटी आ गया। ये अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई इसकी। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी आ गया उसका,
फॉर्मिड आ गया, कास्टिंग आ गया, मशीन्ड आ गया, वेल्डिंग आ गया। ठीक है। फॉर इसमें क्या है कि जो मटेरियल है वो हमने आगे देखना है कि अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, आगे किसी ऑब्जेक्ट में चेंज करना है रॉ मटेरियल को, तो ये प्रॉपर्टी से के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम वेल्डिंग प्रोसेस से कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि जो हम मटेरियल हमें चाहिए तो उसकी जो वेल्डिंग प्रॉपर्टी है वो अच्छी हो। अगर हम किसी मटेरियल को हम शेप देना चाहते हैं बाय द कास्टिंग, तो उसकी जो कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन फैक्टर आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल की कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी मैच कर गई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर उसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है तो हमें मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है हमारे आसपास इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जो मटेरियल हमें अगर सूट करता है वो हमारे पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं तो क्या है कि उसका कोई ना कोई रिप्लेसमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा। सर्विस इन लाइफ ऑफ मटेरियल, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो इन चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। जैसे क्या है, मटेरियल की वियर कम होनी चाहिए, क्रोजन उसके कम होनी चाहिए। ठीक है। ये डिपेंड करेगा, ये एक फैक्टर आ गया मटेरियल के सिलेक्शन के ऊपर। अपीयरेंस ऑफ मटेरियल आ गया, उसका कलर आ गया, सरफेस टेक्सचर आ गया, ये प्रॉपर्टीज आ गई उनकी। अपीयरेंस ऑफ मटेरियल क्या आ गया। आगे क्या है कि अगर हम इंजीनियरिंग मटेरियल को क्लासीफाई करें तो दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आ गया मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। मेटल्स दो तरह की होती है, एक होती है फेरस मेटल्स, दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस क्या होता है, फेरस होता है जिसमें क्या होता है, आयरन होता है। जिन मेटल्स में आयरन की मात्रा होती है उसको बोलते हैं फेरस मेटल्स। जिनमें आयरन कांटेक्ट नहीं होता, जिसमें बिल्कुल भी आयरन नहीं होता है, उनको बोलेंगे हम नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है। फेरस की आगे टाइप्स आ गई, रॉट आयरन आ गया, कार्बन स्टील आ गई, ओलाय स्टील है, कास्ट आयरन है, ये सभी फेरस है। यानी कि अगर चाहे हम रॉट आयरन की बात करें, चाहे कार्बन स्टील्स की बात करें, चाहे अलॉय स्टील्स की बात करें, चाहे कास्ट आयरन की बात करें, इन सभी में आयरन की मात्रा होती है। ठीक है। और जो इधर नॉन फेरस मेटल आ गए, जिसमें आ गया एल्यूमिनियम आ गया, कॉपर आ गया, लेड आ गया, सिल्वर आ गया, टिन आ गया, जिंक आ गया, एक्सेट्रा। ये जो मेटल्स होती हैं इनमें क्या होता है, आयरन नहीं होता। ठीक है। तो मेटल्स दो तरह के हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में आ गया, जैसे फेरस की टाइप्स आ गई, जैसे रॉट आयरन हो गया, कार्बन स्टील्स हो गया, अलॉय स्टील्स हो गया, कास्ट आयरन हो गया। इन सभी में क्या होगा, आयरन होगा। तो इधर में क्या होगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, टिन, जिंक, इन मेटल्स में क्या है, आयरन नहीं होगा, इसलिए इनको बोलेंगे नॉन फेरस। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इसमें आ गया पॉलीमर्स आ गए और सैरामिक्स आ गए। ठीक है। आगे भी इसकी टाइप्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्या होते हैं, मटेरियल की एबिलिटी होती है जो क्या करती है कि लोड को एडजस्ट करती है विदाउट फेलियर। अगर फेलियर ही हो गया फिर तो हम कह ही सकते हैं कि लोड को एडजस्ट किया। अगर लोड को जितना ज़्यादा एडजस्ट करेगी, जितना लोड अपने ऊपर ज़्यादा सहन कर सकती है, उतनी उसकी मटेरियल की क्या होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एडजस्ट लोड्स विदाउट फेलियर। ठीक है। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है। यानी कि जहाँ पर इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होती है, लोड बटा एरिया। जितना लोड हम ज़्यादा से ज़्यादा पर यूनिट एरिया पे डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोड हम
पर यूनिट एरिया पे डालेंगे और मटेरियल का फेलियर नहीं होगा, इसका मतलब उतनी उस मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो जो स्ट्रेंथ होती है वो भी 3 तरह की होती है। पहली होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तीसरा है शियर स्ट्रेंथ। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है कि अगर मटेरियल को हम, चाहे हमारे पास एक मतलब रॉड है और रॉड को हम अगर खींचें बाहर की तरफ, तो हम रॉड की लेंथ को हम इंक्रीज करने की कोशिश करें, तो उसके ऊपर जो लोड लगेगा उस लोड को हम बोलेंगे टेंसाइल लोड, जो उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। जितना वो मटेरियल उस चीज़ को रजिस्ट करेगा उसको हम बोल सकते हैं कि उतनी उस चीज़ की, उस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कि क्या मटेरियल को हम कंप्रेस करने की कोशिश करें उसके ऊपर लोड डालें, जितना वो उस चीज़ को रजिस्ट करेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को वो रजिस्ट कर सकता है, उतनी उस मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। शेयर स्ट्रेंथ, अगर हम मटेरियल के ऊपर शेयर फोर्स लगाएं तो जो अगर उसको वो जितना रजिस्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल की शेयर स्ट्रेंथ। उसके बाद स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है किसी की मटेरियल का शेप चेंज होना, ठीक है। यानी कि जो मटेरियल डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगा, अगर उसके ऊपर मटेरियल के ऊपर हम लोड अप्लाई करें तो उसकी वो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगा, जितना ज़्यादा रजिस्ट करेगा उतनी उस मटेरियल की स्टिफनेस हम ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है। और आगे है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि जैसे हम किसी मटेरियल के ऊपर लोड डालते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन होता है। अगर हम लोड को हटा दें, जो हमने लोड अप्लाई किया था उसको हटा दें, तो वो वापस जो जितना डिफॉर्मेशन हुआ था वापस वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम जितना ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे और वो आप वापस अपनी शेप में आ रहा है तो उसको बोलेंगे उस मटेरियल की इलास्टिसिटी। जैसे क्या है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींच देते हैं, 10 सेंटीमीटर का हमारे पास स्प्रिंग है, उसको हमने खींच दिया 1 सेंटीमीटर, तो वो 11 सेंटीमीटर का हो गया। लोड को हटाया तो फिर वो 10 सेंटीमीटर का रह गया, फिर हमने खींचा, फिर वो वापस शेप में आ गया, तो इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। जैसे रबड़ है, रबड़ को हम खींचते हैं, बाद में अगर खींच के छोड़ते हैं तो बाद में फिर वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है, लेकिन ये किसी लिमिट तक होता है। अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा खींच दिया तो वो क्या है, वो टूट जाएगा। वो एक तरह की वो इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर लोड एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या बोला कि जैसे मटेरियल को हम खींचेंगे तो वो डिफॉर्म होगा और अगर हम लोड को हटा देंगे तो वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम इलास्टिसिटी। तो एक है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का ऑपोजिट है। तो इसमें क्या बोला है कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर लोड एंड रिटेन इट्स न्यू शेप व्हेन लोड इज रिमूव्ड इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यानी कि मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई किया, वो डिफॉर्म हुआ, उसकी शेप चेंज हुई, लोड को रिमूव किया तो फिर भी वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आया, जो उसकी शेप बन गई वही की वही रह गई, तो उसको बोलेंगे हम प्लास्टिसिटी। आगे है डक्टिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली विदाउट रिप्चर अंडर टेंसाइल लोड। इसका मतलब क्या है कि जब उसको हम खींचेंगे मटेरियल को, उसकी लेंथ चेंज होगी, डिफॉर्म होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, यानी कि उसकी वापस वो अपनी शेप में नहीं आएगा, तो इसको बोलेंगे हम डक्टिलिटी। मटेरियल को खींच के हम उसको डिफॉर्म कर सकते, उसकी लेंथ को बढ़ा सकें, तो उसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। यानी कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मटेरियल कैन ड्राउन आउट इनटू फाइन वायर विदाउट फ्रैक्चर। ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी आ गई जिससे क्या है कि मटेरियल को हम खींच के एक वायर में चेंज कर सकें, फिर भी वो मटेरियल टूटे ना,
ठीक है। तो वो ये होती है डक्टिलिटी, जिससे क्या है कि मटेरियल को हम अगर वायर में चेंज कर सकते हैं खींच के, तो इसका मतलब उस मटेरियल की डक्टिलिटी क्या है, ज़्यादा है। आगे आगे मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट रैप्चर अंडर कंप्रेसिव लोड। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर हैमर्ड एंड रोल्ड इनटू थिन शीट्स। मेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है, उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड डालना है, जिससे क्या होगा, मटेरियल डिफॉर्म होगा। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अगर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करते हैं, मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव लोड डाल के उसको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। आगे टफनेस। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर ड्यूरिंग द प्लास्टिक deformation. Toughness is the metal offered the resistance to break when force is applied. टफनेस का मतलब जब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्व करने की। अब जितना से ज़्यादा लोड हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इसको क्या करेगा, उसमें एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा, तो इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है। और जो टफनेस होती है जो जो ब्रेकिंग को रजिस्ट करती है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। आगे ब्रिटलनेस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सडन फ्रैक्चर विदाउट एनी विजिबल परमानेंट डिफॉर्मेशन। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सडन फ्रैक्चर विदाउट एनी विजिबल परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसका मतलब है जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो वो क्या है, वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो सीधा टूट जाएगा। फोर्स अप्लाई करेंगे वो डिफॉर्म नहीं होगा, और फोर्स बढ़ा देंगे फिर भी डिफॉर्म नहीं होगा, और फोर्स बढ़ाएंगे तो एकदम वो टूट जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस। आगे हार्डनेस। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट स्क्रैचिंग और इंडेशन बाय अनदर हार्ड बॉडी। हार्डनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि उसकी एबिलिटी है जिसके कारण वो उसके ऊपर हम स्क्रैच नहीं डाल सकते। ठीक है। वो उस चीज़ को रजिस्ट करेगा, तो उसको बोलेंगे हम हार्डनेस। आगे क्रीप। द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस इज कॉल्ड क्रीप। कांस्टेंट स्ट्रेस ये किस केस में होता है, जैसे आपका जो बेल्ट है किसी पुली के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वो पुली लगातार मूव कर रही है, दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे चलती है, तो जिससे क्या है कि रेगुलर उसके ऊपर फोर्स लगता रहता है, तो वो कुछ ना कुछ टाइम पे जाके, एक लंबे टाइम पे जाके, यानी कि महीना 2 महीने 1 साल तक जाके उसका डिफॉर्म होगा, उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, चाहे वो बेल्ट है वो लूज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ को बोलेंगे हम क्रीप। जिससे क्या है, कंटिन्यूस अगर उसके ऊपर हम स्ट्रेस डालते रहें तो किसी न किसी जो स्लोवली वो डिफॉर्म थोड़ा थोड़ा होता रहता है, तो टाइम पे जाके उसकी जो डिफॉर्मेशन हो जाती है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्रीप। आगे फटीग। फटीग ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेड और रिवर्सल स्ट्रेस इज कॉल्ड फटीग। Machine parts are frequently subjected to varying stress, and it is important to know the strength of material in such conditions. The maximum stress at which a material will operate independently without failure is known as endurance limit or fatigue limit. तो फटीग क्या होगा, जैसे उसके ऊपर हम रिवर्सिबल लोड्स, कभी एक तरफ लग गया कभी दूसरी तरफ लग गया, ठीक है, तो वो लगातार मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगता रहता है, तो उसमें जो अगर मटेरियल का जो फेलियर होगा उसको हम बोलेंगे फटीग। ठीक है। तो ये था इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, अगर उनका जो मटेरियल सिलेक्शन है, क्राइटेरिया है, ठीक है, और हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, सर्विस इन लाइफ ऑफ मटेरियल, अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, इसके बेस पे हम उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल की क्लासिफिकेशन
कौन कौन सी है। आगे उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कि स्ट्रेंथ क्या होता है, स्टिफनेस क्या होता है, इलास्टिसिटी, ब्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, ये क्या होता है, मेलेबिलिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, क्रीप, फटीग, ये क्या थी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो उम्मीद है आपको जो समझ आया होगा। थैंक यू।